स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की हमने पार्ट 1 से पार्ट 11 तक की सेकेंड ईयर की सीरीज खत्म की। जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी हम पूरा सेकेंड ईयर एक एक क्वेश्चन जितने भी आपके निमी या भारत स्किल के हैं सारा करके दिखाएंगे। तो टोटल आपके 8 मॉड्यूल हैं, जिसमें मॉड्यूल 1 है आपका फ्रिक्शन। इसमें टोटल है क्वेश्चन 42। आज वो सारा हम आपको करके बताएंगे और आपका हम 2 से 3 दिन के अंदर पूरे मॉड्यूल 8 आपके कंप्लीट करवा देंगे। तो आपका जिस भी फेज में एग्जाम हो, जब भी एग्जाम हो, आप ये 8 पार्ट देख लीजिएगा, आप 100% करके आएंगे। ठीक, तो इसमें हम लोग शुरू करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी रेगुलर बेसिस पे वीडियोज, अपडेट, जॉब्स, अप्रेंटिस सब इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप चैनल पे जाइए और चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट। अप्रॉक्स आपको चैनल पे 39 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, अलग अलग ट्रेड की, अलग अलग थ्योरी की, अलग अलग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें हमने ये रखी है आपके लिए, एक वीडियो जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है। कुछ बच्चों ने बोला हिंदी में रखिए, बट अभी आपको हम बताएंगे हिंदी में रखना क्यों ठीक नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने रखा है, तो आप जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई करते हैं आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इसको आगे प्रमोट करेगा, सो दैट और लोगों को भी इससे हेल्प मिले। और हाँ, थोड़ा सा ये वीडियो क्वालिटी, क्योंकि पीडीएफ ऐसा ही है भारत स्किल का, तो थोड़ी आपको वीडियो क्वालिटी अगर गड़बड़ लगे तो आप सेटिंग में जाके प्लीज़ आप उसको 240 या 320 पे कर लीजिएगा। 144 पे आपको हो सकता है क्लियरिटी ना दिखे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टोटल 42 क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। जहाँ भी आपको कोई सुझाव या सजेशन हमको लगे कि इसमें कुछ और अच्छा हो सकता है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। विच इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, ध्यान दीजिए कौन सा इसमें से घर्षण का नियम है। अब आप हिंदी, पहले हम इंग्लिश पढ़ लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया एंड शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। जो फ्रिक्शन फोर्स है, घर्षण बल है, वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है एरिया एंड शेप, एरिया यानी क्षेत्रफल, शेप यानी आकार से, किसके, कॉन्टैक्टिंग सरफेस से। यानी घर्षण बल क्षेत्र और, अब देखिए हिंदी गड़बड़, क्षेत्र और से संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र है, जबकि ये गलत होना चाहिए। घर्षण बल क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार से, ठीक है, स्वतंत्र है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसमें है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। जो आपकी प्रतिक्रिया है, नॉर्मल रिएक्शन है उस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 है इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन। वो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में गति है उसी डायरेक्शन में काम करता है। या फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है, घर्षण बल क्या होता है, क्षेत्र और संपर्क सतहों के आकार से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्षेत्र यानी क्षेत्रफल, और कॉन्टैक्ट सरफेस से क्या होता है, फ्री होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है। इंक्लाइन टू द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु के लिए इच्छुक। अब यहाँ देखिए, इंक्लाइन टू द, इंक्लाइन का मतलब क्या होता है, झुका हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ झुका हुआ, लेकिन यहाँ क्या है, इंक्लाइन मतलब क्या हो गया, इच्छुक आ गया। तो थोड़ा सा निमी में ये गड़बड़ है क्वेश्चन बैंक में, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़िए तो आसानी होगी। अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु की गति के विपरीत या अपोजिट। अब यहाँ हो गया वस्तु के सामने, क्योंकि अपोजिट में बोलते हैं ना, अपोजिट टू द रोड या अपोजिट टू दिस शॉप यानी सामने। तो ये थोड़ा गड़बड़ इसमें होना चाहिए, वस्तु की गति के विपरीत या वस्तु के विपरीत। ठीक है, फिर क्या है, पैरेलल टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के समांतर। देन क्या है, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट वस्तु के लंबवत। तो इसमें राइट आंसर है आपका अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कहाँ होती है, वस्तु के विपरीत होती है। यहाँ सामने, सामने का तो एक्चुअल में फ्रंट होना चाहिए, फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वस्तु के विपरीत या वस्तु के सामने ही आप हिंदी में आए तो टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हिच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। कौन सा फोर्स है जो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधे अनुपातिक होता है। ठीक है, समानुपाती होता है टू नॉर्मल रिएक्शन, सामान्य प्रतिक्रिया के, बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके। तो वही फोर्स हमारा क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल बोलते हैं ऐसे फोर्स को हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इन बिटवीन द व्हील्स एंड रोड्स इफ व्हीकल आर एबल टू रन ऑन द रोड्स। ठीक है, इनमें से क्या है, जो वाहन आपके सड़कों पर चलने में सक्षम है, तो वाहन के पहिए और सड़कों के बीच में कौन सा बल कार्य करता है। तो वो कौन सा बल है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है, इसीलिए हम क्या कर पाते हैं, रोड पे बाइक चला पाते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रिक्शन की इंग्लिश हिंदी क्या आ गई, टकराव, जो कि क्या होनी चाहिए, घर्षण। ठीक, तो इस तरह से आप अगर सिर्फ हिंदी पे चलेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश
दोनों को थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए। आप टेक्निकल कोर्स में हैं, इंग्लिश एंड हिंदी आप दोनों में फेमिलियर हों तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग पूरा देखिएगा जिससे कि कन्फ्यूजन लेके आप ना जाएं, पूरी क्लैरिटी के साथ जाएं। विच इज़ यूजफुल फ्रिक्शन, इसमें से कौन सा क्या है यूजफुल यानी उपयोगी घर्षण है। तो यूजफुल फ्रिक्शन क्या होते हैं, अगर हम रोड पे चल पा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात हो क्या है यूजफुल है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है, रिंग्स इन द सिलेंडर, सिलेंडर में जो छल्ले बनते हैं, रिंग्स बनती हैं, वो वाला फ्रिक्शन। क्रैंक शाफ्ट की बियरिंग्स, क्रैंक शाफ्ट की जो बियरिंग्स हैं उनमें जो फ्रिक्शन होता है वो। व्हील हब बियरिंग्स, ठीक है, व्हील एंड हब जो पहिया और हब की बियरिंग्स है उसका, या ब्रेक शू लाइनिंग, जो ब्रेक शू की लाइनिंग है उसका। तो ध्यान दीजिए जो सिलेंडर में रिंग्स हैं उनको हम यूजफुल फ्रिक्शन नहीं कह सकते क्योंकि उनकी वजह से हमारा काफ़ी लॉस होता है, घिसती हैं चीज़ें, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट बियरिंग्स जो हैं अगर उनमें फ्रिक्शन ना हो तो हमारा और स्मूथली और ज़्यादा इफिशियंसी के साथ चलेगा हमारा इंजन। व्हील हब बियरिंग्स, इसमें भी हम नहीं चाहते कि फ्रिक्शन हो, इसीलिए हम वहाँ पे लुब्रिकेशन भी करते हैं कम से कम फ्रिक्शन करने के लिए। बट जो ब्रेक शू लाइनिंग है उसमें हमें फ्रिक्शन चाहिए, अदरवाइज हम ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी बाइक रुकेगी ही नहीं, हमारे पहिए जो भी होंगे वो रुकेंगे नहीं और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वहाँ पे उसे हम बोलेंगे यूजफुल फ्रिक्शन। बाकी सारे फ्रिक्शन क्या हैं, हमें मिनिमम रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज वेस्टफुल फ्रिक्शन। अब देखिए कौन सा इसमें से वेस्टफुल यानी बेकार घर्षण है। रियर एक्सल एंड गियर, जो रियर्स में एक्सल में और गियर में आपका फ्रिक्शन होता है। टायर्स ऑन द फ्लोर, टायर का जो फर्श के साथ फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। ब्रेक शू लाइनिंग, ये तो यूजफुल था ही आपने देखा। क्लच लाइनिंग, तो क्लच का, ब्रेक का एंड टायर्स का फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो आपकी बाइक चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर रियर एक्सल और गियर में कम से कम फ्रिक्शन हो या ना हो तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये कैसा फ्रिक्शन हुआ, बेकार फ्रिक्शन हुआ, इसकी वजह से हमारा लॉस होता है, इसकी वजह से हमें लुब्रिकेंट्स अलग अलग यूज करने पड़ते हैं सो दैट फ्रिक्शन कम हो। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर है, व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल इनमें किस पर निर्भर करता है। टाइप ऑफ मेटल्स यानी धातुओं के प्रकार पे, कॉन्टैक्ट सरफेस यानी संपर्क सरफेस पे, क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टैक्टिंग मेटल्स संपर्क सतहों की मात्रा पे, या क्वालिटी ऑफ मेटल्स यानी धातुओं की गुणवत्ता पे। तो घर्षण बल आपका डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट सरफेस पे, संपर्क सतह पे, कितनी संपर्क में सतहें आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड। यही सारे क्वेश्चंस इन्हीं 8 मॉड्यूल से आपके पूरे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एक्सप्रेस्ड, जो कोएफिशिएंट ऑफ घर्षण गुणांक है उसे हम कैसे व्यक्त करते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया, यह बल और क्षेत्र के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। बल और क्षेत्र मतलब F/A। इट इज़ द रेशियो बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, या घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात होता है, ठीक है। इट इज़ द रेशियो बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यह सामान्य प्रतिक्रिया और वस्तु की मात्रा के बीच का अनुपात होता है। या अगला है, इट इज़ एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो ऑफ वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन, या वजन और सामान्य प्रतिक्रिया के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। यह क्या होता है, घर्षण बल जो होता है सामान्य प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स का क्या होता है, एक अनुपात होता है। फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन का, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा फार्मूला है जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, घर्षण गुणांक को निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं। तो क्या होता है आपका, वो होता है म्यू इज इक्वल टू F/W, जहाँ F क्या है फोर्स है, W क्या है आपका वस्तु का भार है किलोग्राम में। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, म्यू इज इक्वल टू F/W। ये आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में पूछा भी गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए कौन सा हम प्रतीक प्रयोग करते हैं। तो प्रतीक कौन सा प्रयोग करते हैं हम लोग, म्यू, ठीक है, ऑप्शन बी म्यू आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आगे से हम ध्यान रखेंगे। या कोई भी आपको इसमें एक सुझाव लग रहा हो तो कमेंट करके बताइएगा, मॉड्यूल 2 में हम उसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड इट टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट इफ टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऐसा फ्रिक्शन जब दो ऑब्जेक्ट्स क्या हों, विराम में हो, रेस्ट में हो, तो कौन सा घर्षण होगा उनके बीच, स्लाइडिंग फ्रिक्शन यानी सर्पी घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन यानी रोल करते हुए जो घर्षण हो रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण, या एंगुलर फ्रिक्शन यानी कोणीय फ्रिक्शन या एंगुलर फ्रिक्शन। राइट आंसर आपका स्थैतिक फ्रिक्शन यानी स्टैटिक फ्रिक्शन यानी स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन क्या है, सही है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मतलब जो सीमित घर्षण है, सीमांत घर्षण है, वो फिसलने वाले घर्षण के बराबर होता है।
रोलिंग फ्रिक्शन इज मोर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से अधिक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या है, सीमित घर्षण से कम है। या लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो सीमांत घर्षण या सीमित घर्षण हमेशा क्या है, फिसलने वाले घर्षण से कम है। तो ध्यान दीजिए, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है, सॉरी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्टेबल कंडीशन में इसको जस्ट मूव होने के लिए जो फ्रिक्शन चाहिए, जितना बल चाहिए, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ये एक बार मूवमेंट में आ जाती है तो क्या होता है इसका, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था 5 तारीख के पेपर में। व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। कौन सा फार्मूला है, क्या पाने के लिए, फोर्स निकालने के लिए, अगर ऑब्जेक्ट क्या हुआ हो, जस्ट क्या किया हो, समतल की ओर मूव करने जा रहा हो। तो वो फार्मूला होता है आपका W इंटू साइन थीटा प्लस फाई अपान कॉस फाई। ऑप्शन बी आपका सही यहाँ पे, W साइन थीटा प्लस फाई अपान कॉस फाई। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस ऑब्जेक्ट में आपको बताना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन सा है। तो ये जो आपका रिएक्शन है R, ये आपका पॉइंट है O और ये है आपका S। तो इसके बीच का जो एंगल है ना ROS, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एंगल कौन सा हो गया, एंगल, ऐसा लिखते भी हैं, एंगल ROS को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, कोण ROS। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। तो घर्षण गुणांक क्या होता है आपका, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा, ठीक है, क्या होता है, म्यू यानी घर्षण गुणांक इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टैन थीटा, अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा है तो। इस पे अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आएंगे आगे, हम लोग करेंगे पूरे न्यूमेरिकल, जितने फार्मूले आप देख रहे हैं ना, सब पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं आने वाले टाइम में। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट डिनोट्स द लेटर R इन द गिवन फिगर। इसमें जो R है ना, ये क्या डिनोट करता है, तो R क्या होता है आपका, नॉर्मल रिएक्शन होता है। R क्या है आपका, सामान्य प्रतिक्रिया है या नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है। कुछ नंबर 17 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लुब्रिकेंट। एक लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का उद्देश्य क्या है। तो लुब्रिकेंट्स का पर्पज क्या होता है, घर्षण को कम करना। क्या करेगा वो, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ऑप्शन सी, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, या घर्षण को कम करने के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। कुछ नंबर 18 है, व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन विक फीड। विक फीड मतलब होता है आपका बत्ती, जो बाती फीड लुब्रिकेशन होता है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। तो उसमें हम किस टाइप का लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, तो विक फीड यानी में हम एक कॉटन या किसी चीज़ की बत्ती होती है एक धागे की, तो उसमें हम यूज करते हैं लूब ऑयल। अब यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा, हिंदी में आपको लब तेल मिल रहा है, जबकि इसको लूब ऑयल या स्नेहक तेल बोलना था, ठीक है। लूब ऑयल वहाँ पे यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स ऑयल यूज करते हैं बिग फीड यानी बाती फीड स्नेहन प्रणाली में हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद अ रिंग ऑयलर, ठीक है, टू स्प्लैश लूब ऑयल कंटिन्यूसली अराउंड द पार्ट्स। टू स्प्लैश मतलब क्या होता है, छलकते हुए जो होता है, स्प्लैश यानी छप छप करके, छलक के। यहाँ देखो लिखा हुआ है, कौन सा स्नेहन प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है। अब यहाँ देखिए हिंदी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगी। एक रिंग ऑयलर के साथ होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो इंजन या किसी के पार्ट्स होते हैं उनके आसपास क्या होता है, लगातार तेल जो होता है स्प्लैश होता रहता है, छलक छलक के जाता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं स्प्लैश फीड सिस्टम या स्प्लैश फीड प्रणाली, जैसा कि आपका आईसी इंजन्स में होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन इज द 3 टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम इन जनरल यूज। कौन से 3 तरह के लुब्रिकेंट सिस्टम है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, स्नेहन प्रणाली है जो सामान्यतः यूज की जाती है। सामान्य उपयोग में स्नेहन प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं, तो वो होते हैं आपके ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम, फोर्स फीड सिस्टम और स्प्लैश फीड सिस्टम, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम, बल फीड यानी फोर्सली फीड सिस्टम, या छप छप फीड सिस्टम यानी स्प्लैश फीड सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ऑयल होल्स इन द मशीन्स। कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम, कौन सी स्नेहन प्रणाली में मशीनों में तेल जो होता है उसके लिए होल्स बनाए जाते हैं, छेद बनाए जाते हैं। छेद को रोजगार, कोई सेंस नहीं आया इसका, लेकिन आ गया क्योंकि एम्प्लॉय वर्ड आया था, तो एम्प्लॉय का क्या हो गया, रोजगार, जबकि बनाए जाना होना था।
तो ये बनाए जाते हैं आपके ग्रेविटी फीड सिस्टम में, गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम में, जिसमें क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से लुब्रिकेंट्स जो ऑयल होता है ऑटोमेटिक मशीन के पार्ट्स तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे भी जो कोई ओपन बियरिंग्स होती हैं उनमें हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लुब्रिकेशन सिस्टम। इस लुब्रिकेशन सिस्टम का आपको नाम बताना है, कौन सा है। तो यही है आपका विक फीड, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, बाती फीड सिस्टम। ठीक है, इसमें देखेंगे आप ये एक जो बाती टाइप की पड़ी रहती है, इसी से लुब्रिकेशन पॉइंट टू पॉइंट पे क्या होता है, धीरे धीरे होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। हम क्या यूज करते हैं मशीन पार्ट्स में फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्या यूज करते हैं हम, वहाँ पे हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट्स या स्नेहक, जैसे तेल या ग्रीस, इन सबको हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच इज़ द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग द लुब्रिकेंट ऑयल इन इंजन मूविंग पार्ट्स। मेन पर्पज क्या है लुब्रिकेंट्स ऑयल का यूज करना इंजन के मूविंग पार्ट्स में। मूविंग पार्ट में हम क्या चाहते हैं, घर्षण कम से कम हो। ठीक है, इस वजह से हम वहाँ पे लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं। ठीक, जो इंजन के चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है घर्षण को कम करने के लिए, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है, देखिए व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। लुब्रिकेंट्स एक्ट टू प्रिवेंट कोरोजन, मतलब लुब्रिकेंट्स क्या करता है, जंग रोकने का काम करता है। लुब्रिकेंट्स एक्ट्स एज अ सील, लुब्रिकेंट्स एक सील के रूप में कार्य करता है। लुब्रिकेंट्स एक्ट एज अ फ्यूल, ये एक ईंधन की तरह कार्य करता है। या लुब्रिकेंट्स एक्ट्स एज अ फिल्टर, एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लुब्रिकेंट्स एक्ट्स टू प्रिवेंट कोरोजन, ये जंग रोकने का काम करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये हीट को भी कैरी अवे करने का काम करता है, और क्या काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट करेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। स्नेहन को बनाए रखने से मशीन की दक्षता क्या होगी। तो मशीन की दक्षता क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ती है, अगर आप लुब्रिकेंट्स प्रॉपर रखते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन। इस इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताना है, क्या है लुब्रिकेशन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टी शेप में हैंडल बना हुआ है, इससे आप कोई चीज़ प्रेस करते हैं लुब्रिकेंट्स भर के और आगे लुब्रिकेशन हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आज पूछा भी गया था 6 तारीख को, टी हैंडल प्रेशर गन या टी हत्था दबाव बंदूक। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच प्रिंसिपल ऑफ लुब्रिकेशन कैन बी एम्प्लॉयड। इसमें स्नेहन के किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है या किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम या गुरुत्वाकर्षण फीड सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई भी यहाँ जो लुब्रिकेंट्स रखेंगे वो ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने आप लुब्रिकेट होगा पॉइंट्स पे। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच वे द कूलेंट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। जो कूलेंट होते हैं, कूलेंट मतलब क्या होता है, शीतलक, वो एक स्नेहक के रूप में कैसे कार्य करते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने 25 नंबर में आपको क्या बताया कि स्नेहक जो हैं एक तो जंगरोधी का कार्य करते हैं, दूसरा शीतलक का काम करते हैं, तीसरा फ्रिक्शन कम करने का काम करते हैं। तो कूलेंट्स एज ए क्या, गर्मी को, टू कैरी अवे द हीट, हीट को कैरी अवे करता है, गर्मी को दूर ले जाता है, इसीलिए उसको भी हम एज ए लुब्रिकेंट्स या लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता हुआ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास। अब देखिए न्यूमेरिकल पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है, मास ऑफ 1000 kg इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.4। अब देखिए एक फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू, शुरुआत में हमने आपको बताया एफ अपान डब्लू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मास दिया है, एम दिया है आपको, तो आप डब्लू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, एम इंटू जी, जी का मान कितना दिया है 10 न्यूटन। एफ हमको निकालना है, 0.4 हमको पता है, तो हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डब्लू। अगर पक्षांतर करेंगे तो म्यू का आप मान रख दीजिए 0.4 और डब्लू का मान कितना है 1000 गुणे 10। ठीक है, तो 1000 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुणे 1000 कितना आएगा आपका 4000। ठीक, राइट आंसर क्या हो गया आपका 4000 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फोर्स इफ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास। कितना, ध्यान दीजिए, यदि 30 न्यूटन के बल को 35 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी निकाय को ले जाने की आवश्यकता होती है तो घर्षण गुणांक क्या होगा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, म्यू निकालना है। ध्यान दीजिए 30 kg द्रव्यमान दिया है, तो डब्लू अगर निकालेंगे, सॉरी 35 kg है तो 35 गुणे 10 हो जाएगा डब्लू, और एफ कितना दिया है 30 न्यूटन। तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपान डब्लू। ठीक है, एफ कितना है 30, डब्लू कितना है 35 गुणे 10 यानी 350। तो कितना आ गया 3/35। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/35 को क्या करिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा पता है, यहाँ पे 0.0857। आप कर लीजिएगा इसको, 0.0857 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। यदि घर्षण गुणांक कितना है 0.0125। अब देखिए हिंदी में फिर से आप फंस जाएंगे। यहाँ देखिए क्या है 0.125 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 0.0125 लिखा है। ऐसा अगर आपके एग्जाम में आ गया तो प्लीज़ आप इंग्लिश को रिफ़र कीजिएगा, ठीक। इंस्ट्रक्शन में लिखा भी रहता है कि किसी भी कंडीशन में इंग्लिश को ही आप रिफ़र करेंगे, वही सही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दे दिया, एम दे दिया, म्यू दे दिया या एम दे दिया, कितना 0.0125, ठीक है। और फोर्स दे दिया एफ, कितना दे दिया 30। अब आपको निकालना है डब्लू। फार्मूला क्या बताया हमने, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है एफ अपान डब्लू। तो डब्लू इज क्या हो गया एफ अपान म्यू, 30/0.0125। डेसिमल को अगर हटाएंगे 1 2 3 4 जीरो पड़ जाएंगे। अब 125 से आप 30,000 को जब 3 लाख को आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 2400, ठीक है। करके आप लोग इसको कर लीजिएगा पेपर पे, कितना मिलेगा आपको 2400 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ अ वेट ऑफ 150 kg इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ म्यू इज 0.5773। यदि 150 किलोग्राम का भार क्या हो, संतुलन में हो और म्यू का मान कितना है 0.5773 है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यानी आपको बताना है थीटा का मान। तो हम क्या जानते हैं म्यू इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। अब tan इनवर्स म्यू, tan म्यू का मान कितना है tan इनवर्स 0.5773। तो ये मान होता है आपका tan 30 डिग्री का। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड अ 20 kg ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द म्यू इज 0.2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 0.2 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क को भी हिंदी में क्या कर दिया 0.22। तो ये गलत बात है, ठीक है। यहाँ ये 0.20 है, ठीक है। 20 kg का ऑब्जेक्ट है, फोर्स आपको निकालना है। सिंपल सा फार्मूला एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू डब्लू, उसी फार्मूले से निकल के आया। म्यू आपका कितना है 0.2, डब्लू आपका कितना है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 दूना 40, एक अंक के बाद डेसिमल, 4 किलो आपका आ गया आंसर, 4 kg या 4 किलो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ 20 kg ऑब्जेक्ट विद, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है 0.2 जहाँ 0.24 है। तो एफ सिंपल आप फिर निकालेंगे म्यू इंटू डब्लू या एम इंटू डब्लू, कितना है 0.24, ये कितना है 20, 24 दूना कितना होता है 48, 480, 2 अंक के बाद डेसिमल, कितना आ गया 4.8 kg। राइट आंसर क्या हो गया आपका 4.8 kg। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग अ लोड ऑफ 400 किलोग्राम बाई फोर्स ऑफ 40 kg। 40 kg के बल से 400 kg के भार को खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, म्यू इज इक्वल टू एफ अपान डब्लू, बस एक ही फार्मूले पे आपको रखते जाना है। 40 एफ दिया है, 400 kg ये दिया है, ठीक। कितना हो गया 4 10 जा 40, 1/10 का मान कितना हो जाएगा 0.1। राइट आंसर क्या आ गया आपका 0.1, ये आपका म्यू का मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाउ मच विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ मूविंग अ बॉडी ऑफ मास 80 kg बाई अ फोर्स ऑफ 40 kg। सेम क्वेश्चन, बस वैल्यूज क्या हैं अलग अलग हैं। म्यू का मान क्या हो जाएगा 40/80, एफ दिया 40, डब्लू दिया 80, काटिए आप क्या आएगा 1/2, 1/2 को सरल करेंगे क्या आएगा 0.5। राइट आंसर क्या हो गया आपका 0.5। यहाँ पे कर लीजिएगा आप लोग इसको पेपर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पूछे भी जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मच विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी व्हिच विल बी मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 kg अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 0.25। शरीर का भार कितना होगा, बॉडी का भार कितना होगा अगर घर्षण गुणांक कितना है 0.25 और उसके प्रतिरोध के विरुद्ध बल कितना है 50 kg। निकालना आपको क्या है डब्लू, फिर से म्यू इज इक्वल टू क्या एफ अपान डब्लू। तो डब्लू इज इक्वल टू क्या हो गया एफ अपान म्यू, एफ कितना दिया आपका 50, म्यू कितना दिया 0.25, डेसिमल को काटिए ऊपर 2 जीरो आएगा, 25 दूनी 50, 200, 200 kg आपका क्या हो गया आंसर हो गया। राइट आंसर क्या हो गया 200 kg। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.84। अब यहाँ देखिए फिर से वही आप लगाइए म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। वैसे ये क्वेश्चन आएंगे नहीं क्योंकि ये सब थोड़े से टफ हो जा रहे हैं, इतने टफ क्वेश्चन वैसे तो नहीं आ रहे हैं। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स म्यू, फिर से सेम वही। अब जो tan इनवर्स 0.84 है ना, इसी का मान होता है आपका tan 40 डिग्री एक्चुअल में, ठीक। कितना आएगा tan 40 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 40 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 60 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। यहाँ दो फार्मूले लगेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ विस्थापन यानी डिस्टेंस भी आ गई है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी, बल गुणे विस्थापन। अब पहले हमें क्या निकालना है, F। ठीक, F हम कैसे निकालेंगे, अब हमको एक फार्मूला पता है, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, F अपान डब्ल्यू। डब्ल्यू 60 दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, F निकाल लेंगे हम लोग। डब्ल्यू कितना है 60 और म्यू कितना है 0.2, तो 60 दूना 120, एक अंक के बाद डेसिमल, F कितना आ गया 12। ठीक, अब वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे विस्थापन कितना है 5 मीटर तक दूरी चल रही है, तो 12 पंचे 60, 60 मीटर किलोग्राम, 60 किलो मत लगाइएगा, 60 मीटर किलोग्राम, क्योंकि दूरी भी यहाँ पे इंक्लूड है, तो 60 मीटर किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाउ मच विल बी द वर्क डन इन अ मूविंग 10 kg ऑब्जेक्ट रिजाइडिंग होना चाहिए था ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। सेम क्वेश्चन है जो पहले वाला था, बस इसमें क्या है, आपको दूरी 10 मीटर दी हुई है। पहले हम क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू एफ अपान डब्ल्यू से क्या निकाल लेंगे, एफ का मान क्या आ जाएगा, म्यू है आपका 0.15 इंटू डब्ल्यू है आपका 10 kg, तो 15 10 जा 150, दो अंक के बाद डेसिमल यानी 1.50 आया, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा 1.50 यानी एफ इंटू 10, 10 मीटर की दूरी यहाँ पे चल रहा है, तो 15 दाम में 150, कितना आंसर आ गया आपका 15 मीटर किलोग्राम। 15 मीटर किलोग्राम आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 एंड लास्ट, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल। एक व्हीकल है, मूव कर रही है, जिसका द्रव्यमान कितना है 10,000 किलोग्राम है, सॉरी 1,000 किलोग्राम है, रोड पे चल रही है। रोड और टायर के बीच कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.4, म्यू आपको दिया है 0.4, ठीक, डब्ल्यू आपको दिया है 1,000, क्या ब्रेक फोर्स यानी क्या फोर्स चाहिए होगा, एफ आपको निकालना है। अगेन म्यू इज इक्वल टू एफ अपान डब्ल्यू, तो एफ इज इक्वल टू म्यू यानी 0.4 इंटू डब्ल्यू यानी 1,000, कर दीजिए गुणा, कितना आ जाएगा 4,000 आया, एक अंक पे डेसिमल लग गया, 400 आपका राइट आंसर है। राइट आंसर कितना हो गया आपका 400 किलो। ये 42 क्वेश्चंस थे जो कि आपके मॉड्यूल 1 के थे। मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 7 जो भी आपका 8 तक है, हम जल्दी से आपका करवा देंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया, अगर अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे ITI के अपडेट्स, ITI की जॉब्स, ITI की अप्रेंटिसशिप, ITI की स्टडी सब कुछ मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।